नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण पाली। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के पाठ्यक्रमानुसार हम अरस्तू के बारे में बात करेंगे। अरस्तू के सामान्य जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। अरस्तू का जन्म, पहले तो हम बता दें कि अरस्तू प्लेटो के एक शिष्य थे और अरस्तू ने उनकी प्लेटो की अकादमी में रहकर अध्ययन किया। तो हम इसके पहले सामान्य जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। अरस्तू का जन्म एथेंस के स्टेगिरा नामक जगह हुआ था, जो 384 ईस्वी पूर्व। उनके पिता का नाम निकोमेकस, जो कि मैसिडोनिया के राजा के दरबार में चिकित्सक थे, और राजवंश से संबंधित होने के कारण अरस्तू का जीवन एक सुखमय और संपन्न तरीके से बीता। उनके पिता चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के कारण अरस्तू को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हुई। अरस्तू 18 वर्ष की आयु में एथेंस आकर प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकादमी में भर्ती हुए। 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो के देहांत तक 20 वर्ष तक वे वहीं रहे, और उनकी प्लेटो की मृत्यु के बाद उन्होंने उस अकादमी को छोड़ दिया। एथेंस छोड़ने के बाद वह 12 वर्षों तक विभिन्न काम किए। 346 ईस्वी पूर्व में वह मकदूनिया के राजा या मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर का शिक्षक बना, और सिकंदर के परामर्शदाता और चिकित्सक के रूप में उन्होंने काम किया। जब वो सिकंदर विश्व विजय के लिए निकले, तो अरस्तू भी उनके साथ ही रहा, और उसी दौरान भारत के वैभव का भी अरस्तू ने दर्शन किया। 342 ईस्वी पूर्व अरस्तू के मित्र हर्मियास को एक ईरानी सेनापति ने धोखे से पकड़कर मार दिया। अरस्तू सिकंदर को यूनानियों को नेता और बर्बर जातियों का स्वामी बनने की शिक्षा देता था, तथा सिकंदर भी उन अरस्तू के प्रति पिता तुल्य व्यवहार रखता था। वह सिकंदर के साथ घूमता रहा और विदेशों का भ्रमण किया, और ज्ञानवर्धन करने के बाद 335 ईस्वी पूर्व में अरस्तू एथेंस लौटा और अपने विद्यालय की स्थापना करी, और उसने हर्मियास की भतीजी पीथियास, और कुछ एक विद्वान कहते हैं कि उनकी भांजी थी, उसने उससे विवाह किया और दाम्पत्य जीवन बिताया। एथेंस में ही अरस्तू ने लाइजियम नाम से एक अकादमी खोली, जिसमें बड़े दार्शनिक पढ़ते थे, और अरस्तू 12 वर्षों तक उसका प्रधान रहा। सिकंदर इसमें सहयोग करता रहा। अरस्तू के महान शिष्य सिकंदर की 322 ईस्वी में पूर्व में मृत्यु हो गई, इसलिए उसे भी एथेंस से जाना पड़ा, और अरस्तू का भी कैलियास नगर में देहांत हो गया। अब आप बात करते हैं अरस्तू की रचनाओं के बारे में। तो बताया जाता है कि अरस्तू द्वारा रचित रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 400 थी। चूँकि अरस्तू में प्रतिभा और विलक्षण व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अनेकों विषयों का अध्ययन किया और ग्रंथ लिखे। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को अलग अलग भागों में विभाजित किया। जैसे राजनीति पर लिखी उन्होंने पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन। साहित्य पर उन्होंने लिखा एडमंड्स और शॉल।
प्रोटेक्ट प्रोटिपिकस, पोएटिक्स, रियोटोरिक, तर्कशास्त्र व दर्शन शास्त्र पर उन्होंने लिखी फिजिक्स, डी एनिमा, द प्रायर ऑफ मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, द पोस्टेरियर एनालिटिक्स, द टॉपिक्स। भौतिक शास्त्र पर उन्होंने लिखी मैट्रियोपोलॉजी, जो कि 4 भागों में, तथा अन्य कई ग्रंथ लिखे। शरीर विज्ञान पर उन्होंने लिखा हिस्टोरीज ऑफ एनिमल्स तथा 10 अन्य ग्रंथ लिखे। अब हम बात करते हैं अरस्तु के जो अध्ययन की पद्धति थी वह क्या थी, या अरस्तु की जो शिक्षा पद्धति थी, या उन्होंने जो भी कुछ ज्ञान अर्जन किया और उस पर जो निष्कर्ष निकाले उसकी पद्धति क्या थी। तो अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, और अरस्तु प्लेटो की तरह कल्पनाशील पद्धति को नहीं अपनाता। अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स की रचना करने से पूर्व भी विश्व के लगभग 158 संविधानों का अध्ययन कर अपने विचार प्रस्तुत करे। इस प्रकार से उन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। राजनीति शास्त्र और अन्य शास्त्रों के अध्ययन को उसने स्वतंत्र शास्त्र के साथ स्थान प्रदान किया, अर्थात अलग अलग विषयों के रूप में अध्ययन किया। और उसने इस शास्त्र के अध्ययन में, राजनीति शास्त्र के अध्ययन में आगमनात्मक इंडक्टिव मेथड पद्धति को प्रयोग किया। अरस्तु को इस बात का श्रेय जाता है कि सबसे पहले राजनीति शास्त्र में इस पद्धति अर्थात आगमनात्मक पद्धति को इसी ने अपनाया, और इसके साथ साथ उसने विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। जो अरस्तु की विचार पद्धति का दूसरा मुख्य गुण संश्लिष्टता है। अरस्तु प्लेटो के समान आदर्शवादी या कल्पनाशील न होकर, ये ऐसा नहीं है कि प्लेटो की तरह वह आदर्शवादी हो या कल्पनाशील हो, बल्कि पर्यवेक्षणशील था, अर्थात ऑब्जर्व करता था, हर चीज़ को देखता था और उसके बाद ही निष्कर्ष निकालने के बारे में सोचता था। तो जो आगमनात्मक पद्धति होती है उसमें पहले कुछ एक तत्वों का अध्ययन कर लिया जाता है, और जो अध्ययन किए गए तत्व हैं या तथ्य हैं इनके आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थात पहले किसी न किसी चीज़ को आप देखो और उसके आधार पर ही उसका निष्कर्ष निकालो। आगमनात्मक विशेष टू सामान्य की ओर जाता है। इतिहास और घटनाओं का विश्लेषण एवं विवेचन करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए। अरस्तु की जो ख्याति थी उसका मुख्य आधार भी राजनीतिक घटनाओं चक्र के तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाना और भूतकालीन जो भी अनुभव एवं बुद्धिमत्ता थी उनका सम्मान करते हुए विश्लेषण प्रस्तुत करना। अरस्तु ने प्लेटो की जो पद्धति थी संवाद से ली, अर्थात प्रश्न पूछना और उनके उत्तर खोजना, ऐसी पद्धति उसने नहीं अपनाई। अरस्तु की कृतियों में भाषा एवं शैली का प्रश्न है, उसमें न तो कोई ऐसा माधुर्य था और न ही अलंकार थे। जो उनकी शैली थी वो केवल वास्तविकता और यथार्थता पर निर्भर थी, और किंतु अस्पष्टता और दुर्होता के बाद, लेकिन उनकी जो अध्ययन शैली थी वह स्पष्टता अस्पष्टता यानी अस्पष्ट थी, दुर्होती कठिन थी। अब इनकी जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स, इसके बारे में कुछ एक विद्वान कहते हैं कि यह अपूर्ण थी, अर्थात इसकी जो कुछ एक चीज़ें तो लिखी हुई अरस्तु द्वारा रचित थी और बाद में उनकी पांडुलिपियों और उनके अध्ययन करने के बाद ही उसको लिखा गया था। लेकिन जो जैगर है वो ये कहता है कि अरस्तु के जो राजनीतिक दर्शन का विकास था वो काफ़ी युक्ति संगत व्याख्या करता था, और वह कहता था कि पॉलिटिक्स अरस्तु की ही द्वारा लिखी गई थी, ऐसी किसी अन्य संपादक के द्वारा नहीं लिखी गई थी। अरस्तु ने पॉलिटिक्स को कई खंडों में विभाजित करके विश्व के सामने रखा, और
जो राजनीति शास्त्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु के ऊपर द लॉज का भी ऋण। पार्कर कहते हैं कि लॉज के ऋण का बड़ा शोधपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व हुआ था और वह 402 ईस्वी पूर्व के लगभग एक विद्यार्थी के रूप में एथेंस आया था और वहाँ से उसने प्लेटो का अत्यधिक उस पर प्रभाव पड़ा। बार्कर के अनुसार अरस्तु के ग्रंथ जो पॉलिटिक्स है तथा प्लेटो का लाज है उसमें समानताएं पाई जाती हैं। तो हम इनकी समानताओं के बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी विधि की प्रभुत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया और शासकों को विधि के संरक्षक तथा उसका सेवक माना। अर्थात कानून की प्रभुत्ता होनी चाहिए जिसमें शासक उसके संरक्षक तथा सेवक रहेंगे। दूसरा, जो अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स है वह सुप्रसिद्ध अवतरण जिसमें अरस्तु ने कहा कि राज्य और उसकी विधि से जो भी अनभिज्ञ है वह या तो पशु होगा या फिर देवता। विचार और अभिव्यक्ति दोनों में लाज के एक सुंदर अवतरण के समान है और लगता है कि यह अंश भी अरस्तु के सामने लाज का उपयुक्त अवतरण था। तीसरा है अरस्तु ने परिवार से राज्य के विकास। अरस्तु क्या कहता है कि परिवार से राज्य का विकास का प्रारंभिक और राज्यों के पैतृक स्वरूप का जो वर्णन किया है उसमें वही लीक पर वह चलता है जिस पर प्लेटो ने लाज के तीसरे खंड में चला था। प्लेटो ने साइक्लोप्स के बारे में होमर का जो उदाहरण दिया वह अरस्तु ने भी दिया। अर्थात जो राज्य का उत्पत्ति है वह परिवारों से होता है। चौथा है अरस्तु ने प्लेटो की इस बात को दोहराया, इस युक्ति को दोहराया कि युद्ध का लक्ष्य शांति की स्थापना करना होता है और वह अपने आप में साध्य नहीं होता। युद्ध साध्य नहीं है, वह तो केवल साधन मानता है। अरस्तु ने एथिक्स में भी और पॉलिटिक्स के 7वें खंड के उन अध्याय में जिनमें शिक्षा का विवेचन किया गया है स्वभाव पर निर्माण पर जोर देता है। इसका सादृश्य लाज के दूसरे खंड में मिलता है। अगला है मिश्रित संविधान की कल्पना। पॉलिटिक्स और लाज दोनों ग्रंथों में समान रूप से पाई जाती है और दोनों ही स्पार्टा को इसका उदाहरण बताते हैं। अरस्तु कृषि के महत्व में और खुदरा व्यापार तथा सूदखोरी के बारे में जो विचार व्यक्त करता है वे विचार प्राय प्लेटो की लाज है उससे अभिन्न हैं और जो प्लेटो की लाज के 8वां खंड है 8वें खंड के अंत में और 11वें खंड के प्रारंभ में लिखे हैं। इस प्रकार प्लेटो ने जो नगर कलह की रोकथाम के लिए लाज में विचार प्रकट किए कि अमीरों को चाहिए कि स्वेच्छा से गरीबों को भी धन संपदा में हिस्सेदार बनाएं, इस विचार की अभिव्यक्ति पॉलिटिक्स में भी मिलती है। अरस्तु जो पॉलिटिक्स के 7वें और 8वें खंड में अपने आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है उसके आदर्श राज्य के अवतरणों और लाज के तत्संबंधी अवतरणों में बहुत अधिक समानताएं पाई जाती हैं। अरस्तु अपने सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो चित्रण करता है उस समय प्लेटो के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का अनुसरण करे, यह बात विचित्र भी है और अर्थगर्भित भी है। अब हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स के दूसरे खंड के आरंभ में रिपब्लिक तथा लॉज दोनों की आलोचना करी है, रिपब्लिक की और लॉज की, पर वास्तव में उसके लॉज में अधिक अभिरुचि थी और जहां उसके असामान्य राजनीतिक सिद्धांत पर लॉज का ऋण काफ़ी था और वहां उसके आदर्श राज्य के चित्र पर लॉज का ऋण सबसे अधिक था। ये ठीक है कि पॉलिटिक्स की रचना अरस्तु ने की थी और उसने ग्रंथ की विषय वस्तु का आयोजन अपने दर्शन तथा सिद्धांतों के संदर्भ में किया है, पर इस विषय पर का अधिकांश भाग प्लेटो का ही था। प्लेटो का शिष्य होने के कारण
अरस्तु पर उसके विचारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जन्म जब हुआ तो उनके पिता एक राज परिवार के चिकित्सक थे और उस कारण से उनका जीवन संपन्नता में बीता और वो प्लेटो के महानतम शिष्यों में से एक थे। जब और साथ ही वे विश्व विजेता की कल्पना करने वाले सिकंदर के शिक्षक के रूप में भी उन्होंने समय दिया और एक यथार्थवादी विचारक के रूप में भी उस समय उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। उनकी जो आगमनात्मक पद्धति थी उसमें पहले तथ्यों का अध्ययन कर लो और फिर निष्कर्ष निकालो, ऐसी पद्धति को अपनाया जो ये कहते हैं कि सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र के वे ही ऐसे विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। उन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम उनके सामान्य जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं और उनकी कुछ एक पुस्तकों का भी अध्ययन लिखा, अपने उल्लेख किया। राजनीति पर, साहित्य पर, तर्कशास्त्र पर, भौतिक विज्ञान पर, शरीर विज्ञान पर। हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राजनीतिक शास्त्र से संबंधित हैं, और बाकी जो हैं वो साहित्य की और तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र की, जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र की संबंधित हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु का सामान्य जीवन परिचय है, जो कि छोटे क्वेश्चंस के रूप में हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे अरस्तु का जन्म कब हुआ, वो किसके शिष्य थे, किसके गुरु थे, और उन्होंने कौन सी अकादमी खोली। ऐसे कुछ एक 2-2 नंबर के प्रश्न हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। तो सामान्य परिचय कई बार ये होता है कि अरस्तु की किताबों का नाम लिखिए, तो ये हमारे लिए लाभप्रद रहेगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुने और गौर करें। धन्यवाद।